हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है एनसीपी। एनसीपी वर्ड्स सुन करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्लिनिकल एरिया में। तो एनसीपी का मतलब ये है नर्सिंग केयर प्लान। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है। जो लोग भी यहाँ पे नर्सिंग वाले हैं वो बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे कि सबसे बड़ा सिरदर्द यही है। ठीक है, तो पूरे 3 साल 4 साल में जो भी है ये सारी चीज़ें इसी से जूझते हुए आ रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन भी मिलता है और बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो इसके लिए आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो हम एक एक करके इसमें देखेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, साथ ही में एनसीपी के साथ साथ हम लोग केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी हिस्ट्री कलेक्शन जो कुछ भी है। तो आज हम टोटल ये देखेंगे कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, जो भी क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ कंटेंट भी डिस्कस करेंगे कि आप हेडिंग तो मेंशन कर देते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिसिंग आउट होती हैं और उसकी वजह से आपको फिर से करेक्शन करना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली जो एनसीपी है यानी कि नर्सिंग केयर प्लान, तो नर्सिंग केयर प्लान हमारा जो मेन चीज़ है वो ये है कि बीइंग अ नर्स, जो जब हम क्लिनिकल एरिया में हैं, जब हम पोस्टिंग पे हैं, उस टाइम पे अगर हमें कोई पेशेंट असाइन हो रहा है, हम वहाँ पे किसी पेशेंट को केयर कर रहे हैं, तो वो केयर हमारा कैसा होगा। बीइंग अ नर्स हम क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे, हम क्या क्या चीज़ें उसमें से इवेल्युएट कर रहे हैं। और एक मेडिकल प्रोफेशनल होने की वजह से ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी कि जो हिस्ट्री होती है वो बहुत मायने रखती है, चाहे वो डायग्नोसिस बनाने के लिए, चाहे केयर करने के लिए। तो सभी लोग इस चीज़ से अवेयर होंगे। तो हम देखते हैं कि जो नर्सिंग केयर प्लान होता है उसका जो सबसे मेन टॉपिक होता है, जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो हमारा है पेशेंट प्रोफाइल। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है। और जो गलतियां हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में करते हैं जनरली, कि जो हमारी हिस्ट्री कलेक्शन होती है, नर्सिंग केयर प्लान होता है या फिर केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें कोशिश करनी है कि जेन्युइन हो। ठीक है, इस चीज़ से हमें ये फ़ायदा होता है कि पहली बात तो जो पेशेंट है उससे हमारा इंटरेक्शन होता है बढ़िया तरीके से। अगर हम उससे IPR मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि जो केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आने वाले हफ्ते भर में तो वो चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी सेम चीज़ इफेक्टिव होगा, हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जो आता है हमारा पेशेंट प्रोफाइल, तो पेशेंट प्रोफाइल में हमें क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं वो क्या है। नेम, एज, मैरिटल स्टेटस। कोशिश करना है कि ये सारा जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं इसको पेशेंट प्रोफाइल के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन डेटा भी बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख रहे हैं फिर भी कोई इशू नहीं है। क्लियर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कोशिश करना है कि हम पेशेंट से ही डेटा कलेक्ट करें। अगर पेशेंट एबल नहीं है कि वो बात करे या फिर अगर आपका उससे इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, वो बहुत सीरियस है, तो आप उसके जो भी क्लोज रिलेटिव हैं, जो भी अटेंडेंट हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी कुछ थोड़ा बहुत हेल्प आप फाइल का भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आता है नेम, एज, मैरिटल स्टेटस। क्योंकि इसमें मैंने जेंडर या फिर सेक्स इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बिकॉज ये हमारा ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी का टॉपिक है, मतलब कि उसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। अगर आप यही मेडिकल सर्जिकल में या फिर पीडियाट्रिक में बनाएंगे, MHN में बनाएंगे, तो इसमें आपको जेंडर भी मेंशन करना होता है। तो आता है आपका नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन, वार्ड, कौन से वार्ड में है वो, मेडिकल वार्ड में है, सर्जिकल वार्ड में है, साथ में आप बेड नंबर भी लिख सकते हैं, हॉस्पिटल नंबर जो IBD नंबर वगैरह उसको रहता है आप उसके ID बैंड पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑब्स्टेट्रिक स्कोर। ऑब्स्टेट्रिक स्कोर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्स्टेट्रिक स्कोर का मतलब, ऑब्स्टेट्रिक स्कोर में आता है आपका GPTAL। इसको क्या हुआ भैया, GPTAL
GPTAL यानी कि ग्रेविडा, पैरा, टर्म प्रेगनेंसी, अबॉर्शन और लाइव बर्थ। इसका मतलब ये है कि इस हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि ऑब्स्टेट्रिक स्कोर की जो फीमेल है ये इसकी प्राइमरी ग्रेविडा है या फिर मल्टी ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब ये होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, पैरा का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ। इसके साथ आपका आता है टर्म प्रेगनेंसी कि जो प्रेगनेंसी थी वो टर्म हुई थी, यानी कि पूरा 37 वीक ऑफ gestation कंप्लीट होने के बाद हुआ था या फिर प्री टर्म लेबर था। अबॉर्शन कितने हुए हैं इससे पहले और उनके लाइव बर्थ जीवित बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो इससे हो सकता है कि जो फीमेल है वो अभी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, यानी कि उसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है। तो इसमें आपका GPTL स्कोर हो जाएगा, ऑब्स्टेट्रिक स्कोर होगा G1, P0, T0, A0 और L0, L0 लिख सकते हैं। हो सकता है कि जो फीमेल है उसका पहले एक अबॉर्शन हुआ है, तो अगर अबॉर्शन हुआ है तो क्या होगा, ग्रेविडा 1, पैरा नॉट, टर्म नॉट, ए यानी कि अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज, जिससे में आपका 1 स्कोर आएगा, फिर L हो जाएगा 0। तो इसके बेसिस पे आप ये सारी जो ऑब्स्टेट्रिक स्कोर है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर लास्ट डेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसमें ये लिखना होता है कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था मदर को लास्ट मंथ में, उसका लास्ट डेट कब था, यानी कि जो 5 या 6 डेज का जो ड्यूरेशन होता है उसमें लास्ट डेट कब था, कब वो खत्म हुआ था। तो ये चीज आता है, हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो अगर आपको LMP पता है तो आप EDD आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको EDD निकालना नहीं आता है, कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो बनी है, आप एक बार जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज का मतलब यह है कि जो फीमेल है अभी कौन से जेस्टेशनल वीक में है, अभी जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उसका कौन सा वीक चल रहा है या फिर कौन सा मंथ चल रहा है। तो ये हमारा पूरा हो जाता है पेशेंट प्रोफाइल या फिर आइडेंटिफिकेशन डेटा। नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन। अब हम जो फीमेल आई है, जो पेशेंट है हमारे पास, उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है हमारा चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि जब जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई या फिर हॉस्पिटल में आई, उस टाइम पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था, वो होता है हमारा चीफ कंप्लेंट। हम कभी भी अभी पेशेंट से नहीं पूछते कि आपको पेन हो रहा है, और ये सारी चीज़ हम चीफ कंप्लेंट में नहीं लिखते हैं। तो अगर आप इस कंटेंट को लिखेंगे तो चीफ कंप्लेंट का हेडिंग डाल के फिर आप लिखेंगे यहाँ पे पेशेंट वॉज एडमिटेड इन, जिस भी वार्ड में एडमिट हुई थी, चाहे वो एंटीनेटल वार्ड में एडमिट हुई थी, इमरजेंसी में या फिर लेबर वार्ड में, तो पेशेंट वॉज एडमिटेड ऑन, आप वहाँ पे डेट लिखेंगे, जो भी डेट है, टाइमिंग लिखेंगे, कौन से वार्ड में, हो सकता है कि इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हुई थी, तो पेशेंट वॉज एडमिटेड इन इमरजेंसी वार्ड ऑन, जो भी डेट होगा आप वहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, XYZ जो भी है, विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ पेन, ब्लीडिंग, आपका कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है, ठीक है, इस या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज, व्हाटएवर। तो जो चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेगा आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि जब पेशेंट एडमिट हुई थी उस टाइम पे उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हो सकता है कि जब पेशेंट एडमिट हुई थी उस टाइम पे उसको पेन हो रहा था, ठीक है, पेशेंट को पेन हो रहा था, इसके साथ ही उसको कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। तो हम ये मेंशन कर सकते, क्योंकि अगर लेबर के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी के जो भी लास्ट मंथ होते हैं, थर्ड वो होता है आपका ट्राइमेस्टर, तो उस टाइम पे अगर पेशेंट कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हम लोग इमरजेंसी में जाते हैं या फिर लेबर वार्ड में जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पेशेंट वॉज एडमिटेड इन इमरजेंसी वार्ड ऑन, जो भी डेट वगैरह है, विथ चीफ कंप्लेंट्स ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज एंड पेन। अब इसके बाद से आप ये लिखेंगे कि जो भी डेट है, सिंस 2 डेज, सिंस 8 आवर्स, तो जो भी आपका ड्यूरेशन है वो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये होता है हमारा चीफ कंप्लेंट। नेक्स्ट आता है आपका प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री या फिर प्रेजेंट इलनेस।
चलो अब हमने मान लिया कि जो फीमेल एडमिट हुई थी या फिर जब वो हॉस्पिटल में आई थी उस टाइम पे जिस भी वार्ड में आई थी, ऑब्वियसली तब तुरंत हम उसका हिस्ट्री करेक्शन ले नहीं रहे थे। तो अभी अगर हम पेशेंट का आमना सामना कर रहे हैं, उसको फेस टू फेस हम जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे उसको क्या प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें डिफ्रेंशिएशन ये है कि जब पेशेंट एडमिट हुई थी, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आई थी, उस टाइम पे उसको जो भी प्रॉब्लम था उसके लिए ऑब्वियसली उसको ट्रीटमेंट दिया गया होगा, और अगर ट्रीटमेंट दिया गया होगा तो कुछ इफेक्टिव भी होगा, उसमें कुछ प्रोग्रेस भी हुआ होगा, या फिर हो सकता है कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को इसलिए हम वहाँ पे प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं कि जब आप आई थी उस टाइम पे आपको ये दिक्कत था, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है, अब आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो प्रेजेंट इलनेस में या फिर प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री में हम मदर से जो भी चीज़ें हैं वो सारी पूछते हैं और मेंशन करते हैं कि उसको यहाँ पे क्या हुआ था। तो अब जो भी उसको प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम मदर से जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ ये पूछते हैं कि अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जो है किसी भी प्रकार की कोई डिजीज कंडीशन, क्रोनिक इलनेस जैसे कि आपका डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, किसी भी प्रकार का कोई पेन हो गया, कोई ऐसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस चली हो मदर को, अगर नहीं है तो नॉट सिग्निफिकेंट, अगर है तो आप वहाँ मेंशन कर फिर आपको ये उसमें लिखना होता है कि जो डिजीज कंडीशन थी वो कितने टाइम से थी, उसका जो भी ट्रीटमेंट हुआ वो क्या ट्रीटमेंट हुआ, कितने टाइम तक ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट वन आता है आपका पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में आपका ये चीज़ आ जाता है कि किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी पास्ट में अगर हुई हो फीमेल को, तो आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे, कौन सी सर्जरी थी, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन था या नहीं था, उसमें आपको क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला गया था, प्रिकॉशनरी मेजर क्या थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आपकी आ जाती है सबसे पहले तो मेनार्की। मेनार्की मतलब ये होता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी कि कौन से एज में हुई थी, इसके बाद फ्लो कैसा रहता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या वो इरेगुलर है या फिर रेगुलर है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सारी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद से आपके ऑब्स्टेट्रिक के साथ ये देखा जाता है कि ऑब्स्टेट्रिक में मदर के अगर पहले कोई भी बेबी रहा हो या फिर पहले उसका कोई भी अबॉर्शन हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें हम मेंशन करते हैं। इसके लिए आपका फॉर्मेट आ जाता है यहाँ पे। अगर आप ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखेंगे सबसे पहले आपका आता है ईयर कि कौन से ईयर में हुआ था, टर्म हुआ था या फिर प्री टर्म हुआ था, जो बेबी था वो उसका जेंडर लिखेंगे, बेबी बॉय था या फिर बेबी गर्ल थी। इसके साथ से क्या हुआ कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी था या फिर सिजेरियन सेक्शन था। इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या थे। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में। देखो इसके बाद से आप इसमें मेंशन कर सकते हैं क्या, फैमिली हिस्ट्री। इसके तुरंत बाद आप मेंशन करेंगे पहले तो इसमें पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपके जो भी डाइटरी पैटर्न वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पर्सनल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री यहाँ पे मैंने ये अच्छे से मेंशन इसलिए नहीं किया है कि कई बार इसको मेंशन करना होता है पर्सनल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, लेकिन नर्सिंग केयर प्लान में ये उतना मैंडेटरी नहीं है। तो आप अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, बट अगर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो पर्सनल हिस्ट्री में आप उसमें स्लीपिंग पैटर्न पूछते हैं कि कितने आवर्स की स्लीपिंग पैटर्न हो सकती है, कितने आवर्स वो सो लेती हैं, अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह है तो क्या एक्सरसाइज परफॉर्म करती हैं, उनके खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, इसके साथ से उनके लाइक्स डिसलाइक्स, चाहे वो आपके लाइफ स्टाइल में हो गया, जो भी सारी चीज़ें। इसके साथ आता है आपका फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में यह पूछ लेते हैं कि फैमिली में पहले से किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ कंडीशन, चाहे वो मदर के साइड से या फिर फादर के साइड से। ठीक है, तो दोनों तरफ से हम ये पूछ लेते हैं कि कोई भी ऐसी डिजीज कंडीशन या फिर कोई भी ऐसी जेनेटिक्स आपके डिसऑर्डर है, हेरिडेटरी हैं, जो कि ट्रांसफर होते आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद से आता है आपका फैमिली कंपोजिशन।
फैमिली कंपोजिशन पहले हम फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री आपका 3 जनरेशन तक होता है। ये चीज़ें मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ऑब्स्टेटिक अगर आप देख रहे हैं, ओबीजी में देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पहले से हेल्थ हिस्ट्री वगैरह आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, यही मान के मैं चल रही हूँ। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है, आप चाहते हैं कि फैमिली कंपोजिशन, फैमिली ट्रीज, इन सारी चीज़ों के बारे में, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बार मेंशन कर देना, फिर मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता दूंगी, क्लासेस हम कर लेंगे। बट अभी मैं आपको यही मान के चल रही हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो क्योंकि ये फिजिकल एग्जामिनेशन हम ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी में कर रहे हैं, तो इसमें हम हेड टू टो एग्जामिनेशन अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जनरली हम क्या करें, जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में हम ये देखते हैं कि मदर की जो बॉडी बिल्ड है वो कैसी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा थिन है, बल्कि है, ये सब कुछ हम बॉडी शेमिंग के लिए नहीं देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए देखते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम मदर को हेल्थ एजुकेशन देंगे, एक्सरसाइज और बाकी सारी जो भी मेडिकेशन वगैरह हैं और डाइटरी पैटर्न इसके लिए। नेक्स्ट आता है कि मदर क्या एंशियस दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जनरल अपीयरेंस में देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाइटल साइन, मॉनिटर करते हैं। वाइटल साइन के बाद आपका मदर का हाइट और वेट। ये चीज़ हम इसलिए मेंशन करते हैं कि क्या हाइट के अकॉर्डिंग वेट है कि नहीं, हो सकता है कि ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है। नेक्स्ट आता है आपका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इफ एप्लीकेबल। जरूरी नहीं है कि अगर मदर आई है हॉस्पिटल में तो हम उसको एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर ही रहे हैं। आपको पता है कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन 24 वीक से पहले नहीं करते हैं, तो 24 वीक के बाद ही हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इफ एप्लीकेबल है तो हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हम फंडल हाइट, फंडल ग्रिप, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके साथ साथ पोजीशन, प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, तो वो डेटा हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का है। नेक्स्ट आता है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ एप्लीकेबल। तो ये जो दो आपकी चीजें हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और आपका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो पर वेजाइनल एग्जामिनेशन और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर एप्लीकेबल है तो आप करेंगे और उसकी सारी फाइंडिंग्स उसमें लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपके इन्वेस्टिगेशंस। जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं, चाहे HB एस्टिमेशन हुआ हो, CBC हुआ हो, ब्लड काउंट हुआ हो, एक्सरे हुए हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है, ठीक है, या फिर क्रॉस मैचिंग हुई है, जो कुछ भी अगर इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है विद द पेशेंट वैल्यूज एंड नॉर्मल वैल्यूज, ओके। नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हम एज पर नंदा ही बनाते हैं, नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम हमेशा प्रायोरिटी वाइज लिखते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसको वहाँ पे अरेंज करते हैं। इसके बाद से आपको पता है कि अगर आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख रहे हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद जब भी आप नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, NCP बनाएंगे, तो उसमें आपको असेसमेंट, जिसमें कि सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों आपको मेंशन करना है। फिर आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस का कॉलम बना है, नर्सिंग डायग्नोसिस में आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके ऑब्जेक्टिव या फिर गोल, जिसमें कि लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल आएगा। इसके साथ ही आप देखेंगे तो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही आपकी जो भी NCP हैं वो बनेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हेल्थ एजुकेशन। इन सारे फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग फिर हम मदर को हेल्थ एजुकेशन देंगे कि उन्हें क्या खाना पीना है, डाइटरी पैटर्न के बारे में बताएंगे, उनके मेडिकेशंस के बारे में बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। जो भी हेल्थ एजुकेशन एप्लीकेबल हो सकता है, जो हेल्थ एजुकेशन हमें उन्हें देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री कलेक्शन एंड देयर हेल्थ कंडीशन, ओके। नेक्स्ट आता है आपका समरी कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी। तो ये इतना तो था हमारा NCP, यानी कि नर्सिंग केयर प्लान। अब सुनो, इसके साथ इसमें हम अच्छे से आप इसका केस स्टडी भी बना सकते हैं और केस प्रेजेंटेशन भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन इन दोनों का रिटन फॉर्म सेम होता है। बस फर्क ये होता है कि केस स्टडी को हम कभी भी प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो बस रिटन फॉर्म में होता है एज ए रिक्वायरमेंट, और जो केस प्रेजेंटेशन होता है उसको हम जाकर के प्रेजेंट करते हैं। बाकी जो फॉर्मेट है उसका सेम रहता है।
अब देखो, नर्सिंग केयर प्लान का सारा फॉर्मेट है आपके पास। अगर आपको इसमें केस स्टडी बनाना है तो क्या करेंगे, केस स्टडी में आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज कंडीशन ऐड कर देते हैं। बस इतना ही काम करना है आपको। तो अब आप ये पूछेंगे जो हिस्ट्री कलेक्शन है हम ऐड कहाँ पे करेंगे। तो अब देखो, हमने हिस्ट्री कलेक्शन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर लिया। अभी नर्सिंग डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पे नहीं करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद से हम यहाँ पे आता है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिस भी डिजीज कंडीशन की पेशेंट है, ठीक है। तो उस चीज का हम क्या करेंगे, अब कभी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी या फिर सिजेरियन सेक्शन को डिजीज कंडीशन मत लेना, क्योंकि ये डिजीज कंडीशन नहीं है, ये किसी भी प्रकार का कोई डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद से आता है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बाद से आता है आपका जो भी उसको डिजीज कंडीशन था, जो भी डायग्नोसिस था, उस डायग्नोसिस के बारे में सब सारे डायग्नोसिस आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे उसके बारे में, इसके साथ आप उसके बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, रिस्क फैक्टर, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट। इसके बाद फिर आप लिखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर आप उसमें लिखते हैं हेल्थ एजुकेशन, समरी, कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी। तो बस यही है कि जो आपका केस स्टडी है और केस प्रेजेंटेशन है उसमें दो चीजें ऐड हो जाती हैं, और वो दो चीजें जो हैं वो क्या हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज कंडीशन, ठीक है। तो बस इतना से हमारा जो ये 3 रिक्वायरमेंट है आराम से कंप्लीट हो सकता है। और वो 3 रिक्वायरमेंट है आपका नर्सिंग केयर प्लान, केस स्टडी और केस प्रेजेंटेशन। बस इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं तो उसमें आप फैमिली हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी आप केस स्टडी या फिर केस प्रेजेंटेशन बनाएंगे उसमें आपको फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री और फैमिली कंपोजिशन, दिस इज मैंडेटरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर आपको पर विजाइनल एग्जामिनेशन के बारे में या फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में, हेड टू टो एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में अलग से जानना हो तो आप बता सकते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।